स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड 307 के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस 305, 306 दोनों देख चुके हैं, उसका वीडियो बना चुका हूं मैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों 307 के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने पोखरण में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किस वर्ष किया था। तो भारत ने अपने पहले जो परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था वह किस वर्ष किया था, तो 1974 में किया था। किस वर्ष किया था दोस्तों, 1974 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 10 है। कितनी है, 10 है अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक हैं। तो वो है दोस्तों हंस मोर्गेथाउ। कौन है दोस्तों, हंस मोर्गेथाउ। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि शक्ति संबंधी में किस प्रकार का संतुलन, किसी प्रकार का संतुलन, शक्तियों के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियाँ। ठीक है, तीसरा दिया है कि राष्ट्रीय हित इसका आधार है। तो ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये तीनों हमारे क्या है, शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि ऊपर के सभी, यानी ऊपर के जितने तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों ऑप्शन हैं ये शक्ति संतुलन के विशेषताएं नहीं हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों की संख्या है। तो जो ब्रिक्स देशों की संख्या है दोस्तों वह कितनी है, तो वह 5 है। कितनी है दोस्तों, 5 है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय पुनः प्राप्ति कार्यक्रम तैयार किया और उसकी घोषणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मार्शल योजना। क्या कहा जाता है, मार्शल योजना। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में यथार्थवादी स्कूल के संस्थापक पिता में से एक हैं। तो वो कौन है जो संस्थापक पिता में से एक हैं, तो वो हैं दोस्तों हंस मोर्गेथाउ। कौन है, हंस मोर्गेथाउ। अभी हमने पीछे भी देखा है कि वो क्या थे, यथार्थवादी स्कूल के संस्थापक थे या समर्थक थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बराक ओबामा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको पता भी होगा कि जो बराक ओबामा के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप थे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है, अभी हमने पीछे देखा कि ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, वो 5 हैं। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो वह है कनाडा। कनाडा जो दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सभी के लिए एक और सभी के लिए एक, ठीक है, का वाच्य वर्ड है, तो यह क्या है, जैसे सभी के लिए एक और सभी के लिए एक। ठीक है, ये जो वाक्य है वो वाच्य वर्ड क्या है, ये सामूहिक सुरक्षा है। क्या है, यह एक मतलब एक प्रकार का नारा है। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अधिकाधिक भाषाओं की संख्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र में अधिकाधिक भाषाओं की संख्या है वह कितनी है, तो 6 है। कितनी है दोस्तों, 6 है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया। तो कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया था, 1978 और 89। ठीक है, 88-89 में, 1978-89 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया। ठीक है, तो अभी अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था, तो 1978-89 में। ठीक है, 78-89 में, किसमें, 78-89 में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखिएगा आप लोग कि जर्मनी का एकीकरण 1990 में। कई बार जब रिवाइज करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब किया, 1990 में। जर्मनी का एकीकरण 1990 में। शीत युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई। कब हुई, शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। तो जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था वह किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गमाल अब्दुल नासिर ने। किसने, गमाल अब्दुल नासिर ने। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देता है। तो कौन सी संधि केवल,
तो वह है दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि, NPT। क्या है? NPT, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था? तो भारत ने कौन सी संधि का विरोध किया था? तो यही परमाणु अप्रसार संधि NPT का विरोध किया था भारत ने। ठीक है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो हैं सैमुअल हंटिंगटन। कौन है? सैमुअल हंटिंगटन, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता में किसने सफलता दिलाई? किसने सफलता दिलाई थी दोस्तों? वो बोरिस येल्सिन। कौन है? बोरिस येल्सिन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंकटाड किस वर्ष में पाया गया था? अंकटाड किस वर्ष में पाया गया था? तो 1964 में पाया गया था। किस वर्ष पाया गया था? 1964 में। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि बंधन सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। तो बंधन सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1955 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। अगला है कि दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी? तो दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी? तो 3। कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी? तो 3 महत्वपूर्ण संधियाँ की थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? तो जो अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई थी 1978 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1787 में हुआ था। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 में हुआ था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है तो बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। कि इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? तो 1787 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध में हुआ। तो मतलब चीन और सोवियत संघ के बीच भूभाग को लेकर एक छोटा सा युद्ध हुआ, तो वह किस सन में हुआ था? तो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, चीन और सोवियत संघ के बीच। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं का उनके देशों से मिलान करिए। तो आपको इसमें से क्या करना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं हैं उनके देशों से आपको उनका मिलान करना है। तो कौन किसके देश से मिल रहा है यही आपको बताना है। ठीक है। तो हमारा जो दोस्तों मिलान करना था तो उसमें हमारा हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है वो उनका हो जाएगा जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, यानी यूगोस्लाविया जो देश है वो जोसेफ ब्रोज टीटो से संबंधित है। और मिस्र जो है दोस्तों वो गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है। और भारत जो है वो जवाहरलाल नेहरू। और इंडोनेशिया से सुकर्नो। और घाना से हमारे वामा एनेक्रुमा। कौन है? वामे एनेक्रुमा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था पहला सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य? 25 सदस्य शामिल हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि की थी? तो भारत पाकिस्तान के 1971 के जो युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि की थी? तो वह 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 ईयर्स की संधि की थी भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध वर्षा संधि से नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका वर्षा संधि से संबंध नहीं है। तो वो ये है दोस्तों फ्रांस। कौन है? फ्रांस जो है दोस्तों उसका संबंध वर्षा संधि से नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से नहीं है? तो नाटो से किसका संबंध, नाटो संधि से किसका संबंध नहीं है? तो ये सभी हो जाएंगे स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये तीनों नहीं संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था? ये सब ईस्वी वाले क्वेश्चन है। जब आप 1 से 2 बार जब वीडियो को देखेंगे ना तो आपके सामने जब क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से फाइंड कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन जब देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने ये वाला पढ़ा था। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा है कि हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? तो कब किया था? तो 1956 में किया था। ठीक है, 1956 में हस्तक्षेप किया।
और इसी क्रम में दूसरा है कि क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब किया गया? तो 1961 में। कब किया गया था दोस्तों? 1961 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, शीत युद्ध से संबंधित है। तो शीत युद्ध से संबंधित है तो पहला है विचारधाराओं की लड़ाई, महाशक्ति बनने की होड़, अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़। तो ये तीनों शीत युद्ध से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम था। तो आप सबको पता होगा कि अमेरिका ने जब जापान पे बमों से हमला जो किया था उसका क्या नाम था, और जिसका असर इस समय तक भी है, तो वो क्या नाम था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। आप सबको पता होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों सही होगा, लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने जापान के किन दो शहरों में परमाणु बम हमला किया? ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि किस पे किया था? हिरोशिमा और नागासाकी। कौन सा था? हिरोशिमा, नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु हमला किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, बी व सी दोनों। ठीक है, बी व सी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र देश में कौन से शामिल थे? तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों शामिल थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साम्यवाद। किसका? साम्यवाद का समर्थन किया। अगला जो क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन में हुआ, तो कहाँ हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन? तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सेंटो संधि कब हुई? तो सेंटो संधि कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में सेंटो संधि हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्षा संगठन कब बना? वर्षा संगठन कब बना दोस्तों? तो 1955 में। कब बना? 1955 में वर्षा संगठन बना। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? तो मतलब नाटो में जब उसका स्थापना हुआ तो कितने सदस्य थे? तो 12 थे। कितने थे? 12 सदस्य देश थे। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो 116। कितने? 116 देश सदस्य शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? तो जो 14वां सम्मेलन हुआ था वो 2006 में हुआ था। किस में हुआ था? 2006 में 14वां सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। अगला जो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए तीनों क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, और कितने देश शामिल थे 14वें में? तो 216। अब कब हुआ था? 2006 में। कहाँ हुआ? क्यूबा में। कहाँ हुआ? क्यूबा में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों वर्तमान में जो नाटो में देश शामिल हैं कितने हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य शामिल हैं। कितने? 32 सदस्य शामिल हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है वह क्या है? तो CIA। क्या है दोस्तों? CIA, याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1962 में हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों देश शामिल थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें से आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है हमारा मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था? यानी दूसरा विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। किसके राष्ट्र? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है। यानी कि जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र था
ये जब दोनों का बंटवारा शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, तो यूरोप से। कहाँ से हुआ दोस्तों, यूरोप से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो 1914 से 1918 के बीच कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह याद रखिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था आपको पता भी होगा, 1945। ठीक है। अगला है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अगला है कि अमेरिका ने जापान के किस शहर में परमाणु बम से हमला किया, मतलब किस शहर पे, तो नागासाकी, हिरोशिमा था। और कितने शहरों पे परमाणु बम हमला किया जापान के, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा 2, यानी 2 शहरों में परमाणु बम से हमला किया। जो जो कौन कौन से हैं वो, तो हिरोशिमा, नागासाकी। ठीक है। लिटिल बॉय फैट मैन नाम था। ठीक है, याद है। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी। ठीक है। तो जो अमेरिका ने जापान पे बमों से हमला किया था उसकी क्षमता क्या थी, तो 51 से 21 किलो टन। ठीक है, 51 से 21 किलो टन उसकी क्षमता थी। अगला जो क्वेश्चन है दो कि बगदाद संधि के बाद में कौन से जाने लगा। तो यानी बगदाद संधि के बाद में किस नाम से जाने लगा। जो बगदाद संधि था बाद में किस नाम से जाना लगा, तो सेंटो के नाम से जाने लगा। ठीक है, सेंटो के नाम से, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी है, तो जर्मनी की जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों, तो बर्लिन है। क्या है, बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। अगला है कि ILO क्या है दोस्तों, ILO है। तो ILO क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो ILO दोस्तों एक मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना। क्या है, एक मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना ILO का उद्देश्य है। क्या है, ILO का उद्देश्य है। अगला है कि ILO की स्थापना कब हुई। तो ILO की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में हुई थी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। कहाँ है, हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है। अगला जो क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, मानव अधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंधन किससे है। तो किससे है दोस्तों, तो मानव अधिकार की वकालत से। किससे है, मानव अधिकार की वकालत से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज कितने वर्ष के लिए होता है। तो कितने वर्ष के लिए होते हैं जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, 9 वर्षों के लिए होते हैं। याद रखिएगा 9 वर्षों के लिए होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं, तो 15 होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या कार्य होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कार्य होता है वो तकनीकी सहायता मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना, मांगे जाने पर वित्तीय सहायता करना, ये तीनों उसका कार्य होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो 1946 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है। और यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, 46 में स्थापना, मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। और यूनेस्को का उद्देश्य है, तो यूनेस्को का जो उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग। तो ये तीनों उसके उद्देश्य हैं, इसलिए हमारा उपरोक्त सही हो जाएगा। ठीक है। तो यूनेस्को की स्थापना 46 में, मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना भी 1946 में हुई थी। कब हुई थी, यूनिसेफ की भी, देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों की स्थापना 46 में। ठीक है, लेकिन उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, तो उसका मुख्यालय आपका था पेरिस में। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में, कहाँ है, अमेरिका में मुख्यालय। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ILO का मुख्यालय कहाँ है। तो ILO का
जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो लीग ऑफ नेशन किसका उत्तराधिकारी है दोस्तों? लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 51 देश ने। ठीक है, 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उस पर क्या किया था? घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी होते हैं? तो 5 और 10। कितने? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को वीटो पावर मिलता है? तो 5 सदस्य को वीटो पावर मिलता है, यानी कि अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनके पास वीटो पावर मिलता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखाने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका होता है, तो किसका होता है? महासचिव का होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा होता है वह महासचिव का होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ठीक है। अगला है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, WO बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1944 में हुई थी। ठीक है, WB विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य के लिए चुना जाता है वो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने? 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन हो जाएगा कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया है? तो रूस ने किया है। किसने किया है दोस्तों? रूस ने वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किया है। अगला है कि वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है? तो वीटो पावर का जो सबसे कम इस्तेमाल किया है वो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है वीटो पावर का सबसे कम इस्तेमाल। अगला है विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है दोस्तों? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। किसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 में हुई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति आगे नहीं बढ़ पाया? तो ईरान में जो है अरब क्रांति आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पूर्व में संकट, मध्य पूर्व में संकट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। तो उनके जो 3 प्रमुख उद्देश्य थे आपको इसमें से बताना है। तो यह तीनों उनके उद्देश्य थे। पहला है कि कठोर परिश्रम से मिली संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा है कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा है कि तेज़ी से आर्थिक विकास करना। तो ये तीनों उनके क्या थे? प्रमुख उद्देश्य थे। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो है भारत चीन के बीच विवादित स्थल कौन सा नहीं है? तो कौन सा विवादित क्षेत्र नहीं है तो आपको बताना है। तो वह है लिपू लेख दर्रा। कौन सा है? लिपू लेख दर्रा जो है दोस्तों भारत चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। अगला जो है कि हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिलाना चाहता था। इसके लिए निज़ाम ने 1947 के नवंबर महीने में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने के लिए कौन सा समझौता किया? तो 1 साल की समझौता किया। ठीक है, 1 साल की। अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम है? यह कथन किसका है? तो किसी देश की विदेश नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम है। यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था वह क्यूबा मिसाइल संकट था। क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट था। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा जो असत्य है वो आपको चयन करना है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था, ये सही है। दूसरा है कि भारत की बंटवारा 1947 में हुआ, ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो गलत है, यानी कि रियासतों की संख्या ये
512 है, यही हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि सोवियत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यही हमारा क्या है, गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक है। नीति आयोग ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो मेक इन इंडिया की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? मेक इन इंडिया की नीति अपनाई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का विचार किन 3 नेताओं ने रखा। तो किन 3 नेताओं ने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू और कौन था दोस्तों, जोसेफ ब्रोज टिटो और गमाल अब्दुल नासिर ने। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि पाकिस्तान में अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे। तो पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण चगाई हिल्स में किए थे। कहाँ किए थे? चगाई हिल्स में। अगला जो क्वेश्चन है, 9 स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी। तो राष्ट्रीय एकता थी। क्या थी? राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चुनौती थी 9 स्वतंत्र भारत के सामने। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग इनमें से कौन सा नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगाओ ली थे। कौन थे? ट्रिगाओ ली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने का चांस ज़्यादा भी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। 30 अक्टूबर 1945 को। कब? 30 अक्टूबर 1945 को। नए स्वतंत्र देशों को गठबंधन से अलग रहने का विकल्प मिला जब क्या बना, कौन सा आंदोलन बना। तो गुटनिरपेक्ष का आंदोलन बनाया गया। ठीक है। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया तब नए स्वतंत्र देशों का गठबंधन में अलग रहने का विकल्प मिला। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है, आप सबको पता होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया। तो जो महत्व दिया वह किस पे महत्व दिया। तो राष्ट्रीय हित को। किस पे महत्व दिया था? राष्ट्रीय हित को ही उन्होंने महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। तो राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित ही क्या है? केंद्र बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्व को किसने मूर्त अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया। तो पामर एवं पार्किस ने। किसने? पामर एवं पार्किस ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है। तो प्राथमिक हित के लिए। ठीक है। प्राथमिक हित के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान करने और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में शामिल है। तो राष्ट्रीय तत्व के शक्ति में शामिल है वो है भूगोल, जनसंख्या और तकनीकी। ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, विचारधारा और राष्ट्रीय मनोबल। तीसरा है नेतृत्व और कूटनीति। ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय शक्ति तत्व नहीं समझा जाता है। तो कौन सा राष्ट्रीय शक्ति तत्व नहीं समझा जाता है। तो दल प्रणाली। कौन सा है? दल प्रणाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है सापेक्ष। कैसी है? सापेक्ष है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है। तो राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल जो है वो प्राकृतिक तत्व नहीं है राष्ट्रीय शक्ति का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है। तो सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक जो है वो क्षेत्रफल, अवस्थिति, जलवायु एवं स्थलाकृति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति में तकनीकी प्रगति के किस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित किया। तो सैनिक तकनीकी, संचार तकनीकी, औद्योगिक तकनीकी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा, सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हित किसका प्राण तत्व है। तो विदेश नीति का। किसका प्राण तत्व है? विदेश नीति का प्राण तत्व है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हितों को अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है कि थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित के प्रकार को कितने वर्गों में बांटा। तो थॉमस रॉबिन्स ने राष्ट्रीय हित को 6 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति का जो अर्थ है वह दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा कि दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता है राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारा कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई हमारा सदा बना रहने वाला शत्रु, केवल हित ही शाश्वत है, यह वाक्य किसका है। तो यह वाक्य दोस्तों लॉर्ड पामर्स्टन का है। किसका? लॉर्ड पामर्स्टन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो वह है साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य जो है दोस्तों वह भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही हमारा राइट है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो जनता है। ठीक है, जनता ही क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो वह है एकल कार्यपालिका। ठीक है, एकल कार्यपालिका। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। ठीक है, कि अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो वह है ऊपर वर्णित सभी तथ्य। ठीक है, यानी कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ये तीनों क्या है? शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ऊपर के तीनों सही हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो वह कौन सा गुण है? तो वह गुण जो है दोस्तों वो ये है कि साधारण पुरुषों एवं महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र का क्या अर्थ है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे एक क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो क्या उसमें अंतर्निहित है? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये अंतर्निहित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों किसके अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसका आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र को कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। तो वह मार्गे थाऊ। किसके अनुसार? मार्गे थाऊ के अनुसार यह बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की गई है। तो संसदात्मक। ठीक है, याद रखिएगा संसदात्मक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संसदात्मक। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो यूके में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो जबकि हमारा संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, ये तीनों हैं, जबकि हमारा बी जो है अध्यात्मक सरकार, यही हमारी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली के सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही है। तो हमारा जो सही है इसमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि विधायक न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायक कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब यानी कि उपयुक्त में से ए से अधिक है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय स्वतंत्रता की नहीं है। तो वह है सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार जो है दोस्तों वह भारतीय स्वतंत्रता की नहीं है। ठीक है, विशेषता। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार
को अधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। तो कहाँ से अधिकार प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से, ठीक है, भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। अगला है राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्त किसकी धारणा की व्याख्या करता है? मतलब यह किसका कथन है? साफ बात यही है। तो यह जो वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, यह किसके लिए, मतलब किस चीज़ के लिए लिखा गया है? तो कल्याणकारी राज्य के लिए बताया गया है यह वाक्य कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्त किसकी धारणा है? तो कल्याणकारी राज्य के लिए लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संप्रभुता, संप्रभुता जो है दोस्तों वह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से नव यथार्थवादी के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? तो केनेथ वाल्टज। कौन है? केनेथ वाल्टज जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक केनेथ वाल्टज हैं। कौन है? केनेथ वाल्टज हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि राज्य की शक्ति के उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यह किसका कथन है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीतिक विज्ञान की तो सीमा रेखाएं ही मिट सी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, RN रोजक्रेंस, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि नव उदारवाद निम्नलिखित को प्रोत्साहन देते हैं। तो किसको प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों? तो मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार दोनों को प्रोत्साहन देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों नव उदारवाद का मुख्य स्रोत है। तो नव उदारवाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो संस्थाएं समय पर खरी उतरी हैं, यही उसका मुख्य स्रोत है। अगला जो क्वेश्चन है कि रचनावादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचना राज्यों के हितों और पहचान को परिभाषित करती है और राज्य एवं गैर राज्य कारकों को पुनः प्रस्तुत करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों माइकल बार्नेट का है। किसका है? माइकल बार्नेट का है। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है नारीवाद को निम्न में से कौन सी शाखा है? तो नारीवाद की निम्न में से कौन सी शाखा है? तो निम्न में से विभेदी नारीवादी, उदार नारीवादी, उत्तर आधुनिक नारीवादी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विभेद नारीवादियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो नारी को पुरुषों से निम्न मानना, नारी को पुरुषों से निम्न मानना, यही कथन क्या है? सत्य है नारीवादियों के संदर्भ में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी नारीवादी की शाखा में सैनिक सेवाओं और विचारों के निर्धारण में महिलाओं को भी भागीदारी देने और एकीकरण पर बल दिया गया? तो उदार नारीवाद शाखा, उदार नारीवाद शाखा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकतावाद में किस पहलू का विश्लेषण किया? तो किस पहलू का विश्लेषण किया दोस्तों? तो शास्त्र एवं सैद्धांतिक आधार का, शास्त्र एवं सैद्धांतिक आधार का विश्लेषण किया। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर आधुनिकतावाद में शामिल है। तो उत्तर आधुनिकतावाद में दोस्तों क्या शामिल है? तो हमारा संस्कृति का अध्ययन करना, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन करना ही आधुनिकतावाद में शामिल है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था? तो नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था दोस्तों? तो वो था डेविड कैंपबेल। कौन था? डेविड कैंपबेल। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित को यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो यथार्थवादी सिद्धांत के जनक हैं। तो वो दोस्तों मार्गेन थाऊ हैं। कौन है? मार्गेन थाऊ हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मार्गेन थाऊ रचना पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो उनकी जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो वह है पॉलिटिक्स अमंग नेशनल, ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशनल। अगला है कि मार्गेन थाऊ के 6 नियमों में से कौन सा नियम शामिल है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा नियम शामिल है। तो पहला है कि राजनीतिक और मानव प्रकृति, राष्ट्रहित की प्रधानता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्रता। तो ये तीनों उसमें 6 नियमों में शामिल है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथा किसने कहा है, यानी कि निम्नलिखित कथन किसने कहा है कि शक्ति साध्य इसलिए है कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्र हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। तो
तो ये मार्गेनथाउ का कथन है। किसका है? मार्गेनथाउ का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है, यथार्थवाद एवं आदर्शवाद को किस विचारक ने अकाल्पनिक एवं दीर्घकालिक नीतियों के रूप में व्यक्त किया है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के विश्लेषण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। तो आपको बताना है कि मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत के विश्लेषण में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। तो पहला है विदेश नीति के निर्धारक तत्व, शांति का प्रयास और राजनयन का कूटनीति का नियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है गोडेलियर। क्या है दोस्तों? गोडेलियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत नामक लेख किसका है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत नामक लेख जो है दोस्तों वो अरुण बोस का है। किसका है? अरुण बोस का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व क्या है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा विवाद, राष्ट्रीय हित, शक्ति सहयोग। ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए किस पर बल देते हैं? तो जो आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने के लिए किस पर बल देते हैं दोस्तों? तो वो शक्ति पर बल देते हैं, संघर्ष पर बल देते हैं, दोनों पर बल देते हैं। इसलिए हमारा ए व बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप 1 से 2 बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल साइंस 307 के वो सभी क्वेश्चंस जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।